बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और कोरोना की ये चौथी लहर जो है वो तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। उस हवाले से कुछ NCOC की जानिब से आज इक़दाम किए गए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो विजन पाकिस्तान का ऐलान करते हैं और विजन पाकिस्तान का मकसद जो है वो लोगों को गुर्बत से निकालना है। उनके गुफ्तगू के हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ शेख रशीद और मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से भी जिक्र करेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ ने भी गुफ्तगू की है सियासी माहौल के हवाले से। शेख रशीद साहब ने भी उनको रिस्पॉन्ड किया है, तो इस पर भी बात करेंगे। और फिर कुछ करप्शन स्टोरीज़ जो हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पॉलीक्लिनिक के हवाले से पहले डिस्कस करते रहे हैं, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। शातिरी साहब, सबसे पहले तो ये बात कि जो इस वक्त कोरोना का फैलाव है वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफा हुआ। हम मुसलसल उस पर बात कर रहे हैं, लोगों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी आप भी आगाह कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आज NCOC का इजलास हुआ, असद उमर साहब की सदारत कुछ ऐलानात सामने आए हैं जिसमें कहा गया कि मंगल के रोज़ से मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे भी इसका फैलाव ज़्यादा होगा वहाँ मार्केट्स को रात 8 बजे तक बंद किया जाएगा। फिर ये भी ज़ेर गौर है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% तक लाई जाएगी, दफातर में हाज़िरी 50% तक लाई जाएगी, हफ्ते में 2 रोज़ की छुट्टी के हवाले से भी तजावीज़ जो है वो सामने आई हैं। कुछ फैसले, उसूली फैसले किए गए हैं, जहाँ जहाँ पर यह फैलाव बढ़ेगा वहाँ पर इसका इत्तलाक़ होगा। क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि इससे हमने खुद बचना है। हुकूमत तो ऐलान कर सकती है, पॉलिसी बना के दे सकती है, लेकिन आप लोगों को भी देखें कि लोग जो हैं कराची में वैक्सीन लगवाने के लिए कितना रश है, कितना हजूम है। उससे कोरोना बजाय रोकने के फैलाव ज़्यादा होगा। वैक्सीन सेंटर पर लाने लगी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ख़ुद ख्याल रखना है, हजूम में नहीं जाना। मैं बार बार अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कौम से ये अपील करता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से नहीं निकलना, गैर ज़रूरी तौर पर आप हजूम में ना जाएँ, गैर ज़रूरी तौर पर आप कोई सफ़र ना करें, कहीं रश में ना जाएं, अपने आप को बचाएं और वैक्सीन लगवाएं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले हमने अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। ये हमारे बच्चे जो हैं ये कौम का मुस्तकबिल हैं। और कोई एक बहुत सारे घरानों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो हमारे जर्नलिस्ट भी बहुत सारे कोरोना का शिकार हुए हैं, बेचारे इस दुनिया से चले गए। उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। हमने अपने आप को भी बचाना है, बच्चों को भी बचाना है। इसके लिए देखें, हुकूमत वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है लोगों को। अब तो सुना है कि इस्लामाबाद में भी घर घर वैक्सीन का कोई सिलसिला शुरू कर रहे हैं, पंजाब में पहले कर दिया गया है। लेकिन हमने खुद भी बचना है। दूसरी बात, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं और साबित भी हुआ है कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। आप देखें, पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दें और उसके बाद जो गरीब आदमी है, जो बेरोज़गार है, जो छाबड़ी फरोश है, जो दिहाड़ीदार है, जो और सेलमैन है कहीं, वो बेचारा कहाँ जाएगा? देखें, ये बड़े बड़े ताजर, ये बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े करप्ट अफसरान और बड़े बड़े करप्ट ऑफिसर्स जो हैं, उनके पास तो बहुत दौलत है, उन्हें तो पता ही नहीं कहाँ से खर्च करें। आज हम जिक्र करेंगे पॉलीक्लिनिक का भी, तो वो उनके पास तो बहुत दौलत है, वो अपनी खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसने कहीं चाय के होटल पर, ढाबे पर काम करना है, कहीं मजदूरी करनी है, कहीं रेहड़ी लगानी है, अगर आप लॉकडाउन कर देंगे तो उसके लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला था वो दुरुस्त है और इलाकों को मुंतखब करके मुख्तलिफ इलाकों को जो लॉकडाउन किया जाता है, माजी में भी किया जाता है, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल में इस पर होमवर्क हो रहा है। इस्लामाबाद में DC हमजा शफकात काफ़ी मुतहरक हैं, तो शायद ये स्मार्ट लॉकडाउन इस तरह हो कि जहाँ ज़्यादा है लेकिन कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और बहुत से माहिरीन जो हैं वो इस बात का खदशात का इजहार कर रहे हैं कि अगर हमारे लोग जो हैं वो एहतियात नहीं करेंगे तो फिर हमारा हशर कहीं खुदा ना करे इंडिया जैसा ना हो जाए, बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। देखें नकी साहब, हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है। दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं आपके सामने हैं। अमेरिका में देखें क्या हुआ, बरतानिया में क्या हुआ, इटली और फ्रांस में क्या हुआ, वहाँ पर लोगों के साथ क्या कुछ होता रहा, तस्वीरें आती रही हैं, हम देखते रहे हैं, न्यूज़ आती रही हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क में जो सेहत का निज़ाम है वो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर जो हैं वो करप्ट लोगों ने, या जो करप्ट डॉक्टर हैं, जो करप्ट टोला हैं, पॉलीक्लिनिक का हमने बहुत दफ़ा जिक्र किया, आज एक बड़ी उसकी स्टोरी पे भी बात करेंगे, तो ये इन्होंने और खोखला कर दिया है, इन्होंने और तबाह बर्बाद कर दिया है।
तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे लोग हैं उन्हें खुद एहतियात करनी चाहिए, ठीक है, अपने आप को बचाना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन लगवानी चाहिए। आपके इल्म में लोग खुद वैक्सीन के हवाले से खदशात का इजहार कर रहे थे। अभी सिंध ने एक फैसला किया कि सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में एकदम रश पड़ा, जिसका भी आपने जिक्र किया है। एक तो वैक्सीन के हवाले से जो घर घर जाकर लगाने की पॉलिसी है, मेरे ख्याल में ये भी बहुत बेहतर है। इसके साथ आपने लॉकडाउन का जिक्र किया। गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक राब्ता जो आवाम के साथ किया वज़ीर आज़म ने, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि वो सिंध को समझाते हैं, क्योंकि सिंध में ये बड़ी बात की जा रही है। सिंध सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत बार बार ये कह रही है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए क्योंकि आम आदमी मुतासर हो जाएगा। हमेशा जब कोरोना की ये सूरत हाल पैदा होती है, सिंध और वफाक के दरमियान ठन जाती है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सिंध वाले जो हैं वो अपने सूबे के और अपने मामलात को देख के फ़ैसला करते हैं। मैं समझता हूँ इस पे मुआज़राई नहीं होनी चाहिए, कोरोना पे बिल्कुल मुआज़राई नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पर वफाक और सिंध के दरमियान। सिंध को जो मुश्किलात है, जो दरपेश सूरत हाल है, और देखें जो हालात उनको मतलब मुयस्सर हैं, जो हालात उनके सामने हैं, उस पर चीफ़ मिनिस्टर ने फ़ैसला करना है। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि वफाक उनके फ़ैसलों पर तनकीद करे, उनका साथ देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि लॉकडाउन करना चाहिए और वो समझते हैं कि इससे बेहतर होगा मामला, तो उन्हें कर देना चाहिए। यहाँ पंजाब में आप स्मार्ट लॉकडाउन करते रहें, KP में स्मार्ट करते रहें, बलूचिस्तान में आप स्मार्ट लॉकडाउन करते रहें, आप कश्मीर में आपकी हुकूमत आ गई, वहाँ भी आप जैसा मुनासिब समझें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासतदान हैं हमारे, ये बड़े एक अपने नौइयत के मुख्तलिफ लोग होते हैं, और कहा जाता है कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। ये जो कैंपेन हुई आज़ाद कश्मीर में, और मैं समझता हूँ बड़ी कैंपेन लीड की मरीम नवाज़ साहबा ने, और लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे, बहुत रश था और कोई SOP पर अमल नहीं हो रहा था। उससे वो ख़ुद भी कोरोना का शिकार हुई हैं, उनके पार्टी के कई लोग हो गए हैं, और लोग जो हैं मालूम नहीं कितने लोग उन जलसे जुलूसों में आने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना का शिकार हो गए हैं। तो ये जो है ये मसाइल हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, हमें गरीबों का भी ख्याल रखना है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमने गरीबों का ख्याल रखना है। देखें, गरीबों का हमने ख्याल रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई लॉकडाउन कर दें तो गरीब बेचारे जो छोटा मोटा अपना कारोबार करते हैं, जो खाना चलाते हैं, घर चलाते हैं, वो कहाँ से चलाएं? इसका मतलब वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में तमाम सियासत से हट के जितने भी साहिबान इख्तियार हैं उनको ये सोचना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कहा है कि वो विज़न पाकिस्तान प्रोग्राम ला रहे हैं, और उसका बाकायदा उन्होंने आज ऐलान किया है। अब इसकी डिटेल्स जो है वो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। सजाद तरीन साहब, वज़ीर आज़म साहब ये जो विज़न पाकिस्तान प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसका मकसद लोगों को गुर्बत से निकालना है। आप जानते हैं इससे पहले एहसास प्रोग्राम लाया गया, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लाई गई, नौजवान रोज़गार और कर्जा स्कीम लाई गई, तो अब उसके बाद ये विज़न पाकिस्तान, इन सब का मकसद आम आदमी को गुर्बत से निकालना है। जबकि महंगाई की शरह के आदाद शुमार आज ही इदारा शुमारियात ने जारी किए हैं कि जुलाई में 8% महंगाई में इजाफा हुआ है। मैं अभी जब बोलूँगा तो फिर आप ज़ेरे लब मुस्कुरा देंगे। ये एहसास प्रोग्राम तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम था ना, जिसकी शक्ल इन्होंने और नाम तब्दील कर दिए, वो कर दी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और गुर्बत को ऐसे प्रोग्रामों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पर आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नए इदारे बनाने चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उसके बाद आपको कारखाने लगाने होंगे, रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे। दुनिया में नकी साहब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ आपने यतीम खाने बनाए हों, पनाहे गाहें बनाई हों और उस मुल्क ने तरक्की की हो। दुनिया में 100-150 से ऊपर मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में और मेंबरशिप में। आपको कोई एक मुल्क ऐसा दिखा दें कि जिसने पनाह गाहें बना के तरक्की की हो। हमारे तो सामने मिसाल है बांग्लादेश की, ये बिल्कुल मतलब 70s के बाद जो सूरत है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ये चाहते हैं कि गरीबों की हालत बेहतर बनाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने इदारों के हवाले से बात की, इदारा शुमारियात के हवाले से बात की, वो गरीबों की हालत बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसियाँ देते हैं, उन पॉलिसियों का इम्पेक्ट गरीबों पर नहीं हो पा रहा। गरीब महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से बहुत परेशान है। आम आदमी बहुत परेशान है। हाँ, सरकारी अस्पताल में अदवायात नहीं है, करप्शन रक्स कर रही है हर तरफ, और उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो है कुछ जंगी बुनियादों पर काम शुरू करें।
मैं ये समझता हूँ कि गरीब आदमी जो है, उस गरीब आदमी को जब तक आप कोई रोज़गार मुहैया नहीं करेंगे, कोई कारोबार मुहैया नहीं करेंगे, कोई और ऐसी सहूलत नहीं देंगे, कोई कारखाने नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक गरीब आदमी को हम ऊपर नहीं उठा सकते। तो विजन पाकिस्तान की वैसे डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा कि उसमें क्या पता कारखाने हों, आपको मैं अर्ज करूँ, हो सकता है रोजगार के मौके हों। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अब टाइम बहुत थोड़ा है, ठीक है। पिछले 3 साल में जो काम करने वाले थे वो इन्होंने नहीं किए। उन जो 3 साल गुजर गए हैं, उन 3 सालों में उन्होंने करप्शन बहुत करप्शन की बात की। NRO मांगते हैं, 2 ख़ानदान लूट के खा गए हैं, उनके खिलाफ कोई एक केस आज साबित नहीं हो सका 3 सालों में। अब देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ ज़मानत पर हैं, हमज़ा शहबाज ज़मानत पर हैं, और बाकी बहुत सारे लोग, प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन, सिवाय एक सैयद खुर्शीद शाह के बाकी सारे लोग तकरीबन ज़मानतों पे आ गए हैं। किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। जब ये केस बनाए जाते हैं और कहा जाता है जी अरबों की करप्शन, करोड़ों की करप्शन, राजा परवेज़ अशरफ को राजा रेंटर और पता नहीं क्या कुछ कहा गया, को कोर्ट ने बरी कर दिया, कोई सबूत ही नहीं था उनके खिलाफ। लेकिन उनकी जो मीडिया में करैक्टर असैसिनेशन होती रही, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब जो भी विजन प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं, उसमें लोगों के लिए रोज़गार और लोगों के लिए तालीम के मौके, लोगों के लिए लोगों की मुआशी हालत बेहतर करने के प्लान होने चाहिए। अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, फिर उसके बाद 1 साल होता है जी, जब 4 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आखिरी साल में तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। फिर वही है ना, वो जो हमारे मंसूबे होते हैं 5 साल मंसूबे और फिर 20 साल मंसूबे, मेरे ख्याल में ये विजन भी फिर उसी में जाएगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त नहीं है और ना ही मुआशी हालात साजगार हैं जो कि किसी भी ऐसे नए मंसूबे के हवाले से, कुछ नए विजन के हवाले से हमें बेहतर कर सकें। हाँ, कोई फंडिंग हो या कोई कहीं से स्पॉन्सर हो तो एक अलग मामला है। लेकिन इसमें एक और बात की आज वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो बैंकों को कौमियाया गया, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से PTI जो है वो ये बात करती है, अभी मौजूदा हुकूमत ये बात कर रही है कि तमाम इदारे जो कि नेशनलाइज्ड हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए तो हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होगी। बैंकिंग सेक्टर का भी उन्होंने जिक्र किया। भुट्टो साहब की ये पॉलिसी मैं आपको अर्ज करूँ, जो है ना इदारों को सरकारी तवील में लेने का, ये भुट्टो साहब ने जब सोशलिज्म का नारा लगाया तो उन्होंने किया। ये दुनिया भर में जिन मुल्कों में, तो सोवियत यूनियन को आप देखें तरक्की की जो बहुत बड़ी बुलंदियों पे गया, इसी वजह से गया, सोशलिज्म की वजह से। मैं आपको अर्ज़ करूं कि उस वक्त भुट्टो साहब ने जो की, उनमें जो इंतज़ामी मेरे ख्याल में मामलात ख़राब हुए, ब्यूरोक्रेसी ने आके टेक ओवर कर लिया चीज़ों को, तो वो ख़राब हो गए। वरना आप मुझे ये बताएं, बिजली के इदारे आप बेच दें, रेलवे आप बेच दें, जो लोगों को सहूलतें आप फराम करने वाले इदारे हैं, जो सर्विसेज फराम करते हैं, उनको आप बेच दें और आप उनको प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले कर दें, इस अवाम को तो वो नोच के खा जाएंगे। ठीक है जी, आप लोग, मैं ही समझता हूँ डॉक्टर कैसर बंगाली समेत बहुत सारे माहिर मईशत से मेरी बहुत तवील गुफ्तगू होती रहती है। आप मुझे ये बताएं, आप पूरा पाकिस्तान बेच दें, आप क्या कर लेंगे? क्या कर्जे उतर जाएंगे? पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारे बेच दें, तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं सब उनको बेच दें, क्या आप मुझे बताएं आप मुल्क की मुआशी हालत ठीक कर लेंगे? नहीं हो सकती। मुआशी हालत ठीक करने के लिए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो, करप्शन ख़त्म करने के लिए कानून कौन सा ला रहे हैं? कोई ऐसा है कानून कि ये जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, जो बेताज बादशाह बने हुए हैं, इनको कैसे इन पर हाथ डाला जाए? नैब है ना, देखिए मैं आपको नैब के क़वानीन भी मौजूद हैं। नैब जो है ना, नैब भी मेरे ख्याल में अब अपोजिशन इस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अपने पसंद के लोगों के जो है ना खिलाफ एक्शन करते हैं, और जो उनको नहीं पसंदीदा उन पर एक्शन होता है, जो पसंद वाले हैं उनको छोड़ देते हैं, उनके केस ही बंद कर देते हैं। पिछले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि जनाब वो मलम जबा केस बंद हो रहा है, BRT बंद हो रहा है, फलाना केस बंद हो रहा है, हुकूमत फलाना केस बंद हो रहा है। इस तरह फिर इसमें तो खुद वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी मर्जी का बंदा नैब में बिठाया हुआ था और ये समझते थे कि नैब कुछ नहीं करेगी, हमने वो बंदे हटा दिए, अब ये चीख रहे हैं। अब अगले महीने अक्टूबर में वो रिटायर होने वाले हैं जी, वो चले जाएंगे, उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी चेयरमैन नैब की। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना बंदा लगा लें। सर, जब तक आप कानून को तब्दील नहीं करेंगे, कानून को आप, कानून में ऐसी ऐसी वो हैं खामियां हैं, और इन्वेस्टिगेशन में जो है, आप मुझे बताएं
क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या इसमें से लोगों को किस तरह आप साबित कर सकेंगे? आपने एक इंजीनियर को उठा के लगा दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंजीनियर तो आपको बिल्डिंगों के बारे में बता सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता सकता है, जिस शोबे का वो माहिर होगा। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेटर्स लाए जाएँ और उनकी कोई तरबियत हो, कोई अमेरिका से कराई जाए, कोई और दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं जहाँ करप्शन पे हाथ उन्होंने डाले हुए हैं, चाइना कैसे करा ली जाए, ताकि वो इन्वेस्टिगेटर आके केस को पकड़ें और आगे करें। ये दिखाते हैं कागज़, जनाब शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इतने करोड़ की इतनी करप्शन आ गई, टीटी सिंह आ गया, फलाना हो गया, इतनी टीटीस गया, फलाना। वो किधर गया केस? वो किधर गया जी वो फालूदे वाला का, वो अरबों रुपए का और वो किधर गया जी वो दालचीनी बेचने वाले का और फलाने बेचने वाले का और दही बल्ले बेचने वाले का? वो 6-6 अरब रुपए वो कहाँ गए सारे? वो तो अब सिलसिला कहीं और जाने लगा। मैं ये अर्ज करूं कि ये सारी बातें की जाती हैं, मीडिया पे आके की जाती हैं, लेकिन साबित नहीं किया जाता। आप मुझे बताएं इन 3 सालों में किसी एक शख्स को सजा हुई है? सर सजा तो खैर दूर की बात, आपने जमानतों का जिक्र किया, वो जमानतों पर हैं, तो उसमें ये जमानतों के बाद जो माहौल बनने वाला है आगे सियासी, उसमें फिर ये जो करप्शन का नारा है ये कहाँ रह जाएगा? इस पर थोड़ी बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल का। जातरीन साहब, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए एक ये बात कही थी कि माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। शेख रशीद साहब ने उसके जवाब में आज कहा है कि जनाब हमारे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, आप आएँ, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि नून से शीन निकलेगी और नून और शीन के दरमियान मज़ामत और मफाहमत की लड़ाई है। उन्होंने जो ऑफ़र की है वो बड़ी मशरूत की है। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात करते हैं, आ जाएं, ई वोटिंग पे पहले बात करते हैं। बिल्कुल सही है। अब एतजाज़ भाई, आप ये यकीन माने कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कंवर दिलशाद साहब, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जब मैं सेक्रेटरी था तो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी ने मुझे इंडिया भेजा कि आप इंडिया जाएं और जाके सिस्टम को देखें। तो वो कहने लगे मैं जब वहाँ गया तो पता चला कि वो ख़ुद उससे मुतमईन नहीं है और वो उसे को कम करते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप एक क्लिक दबाएं और वहाँ ऐसा अब इसमें कि अगर आपको वोट 80,000 पड़े हुए हैं तो वो एक क्लिक पे, अभी तो फिर कुछ थोड़ा बहुत हाथ मारने पड़ते हैं ना, वो क्लिक पे इधर से उधर हो जाएंगे। सही। और फिर आपको याद होगा एक मैंने फ़रतुल्लाह बाबर साहब का इंटरव्यू किया था, उनसे भी ये बात की थी। तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये हमारे यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज़ होती हैं, इस हवाले से इंटरनेट को देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो ये ई वोटिंग वाला सिलसिला जो है कोई महफूज नहीं है। तो और फिर पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है कि डेरा गाजी ख़ान, हमारे साउथ में जो लोग बैठे हुए हैं पूरे सरायकी वसेब में, वो बहुत, फिर इस अंदरून सिंध है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बहुत सूरत हाल, खैतरान साहब बता रहे थे कि वहाँ टाउन प्लानिंग की जाए, वरना लोग तो वहाँ पानी नहीं है, लोगों की बहुत बुरा हाल है, अस्पताल नहीं है, तो ये किस तरह चलाएंगे? वो तो बहुत मुश्किल है। फिर हमारे कबायली इलाके हैं, कबायली समाज में आपको पता है ख़वातीन को बाहर आना, वोट डालना, ये करना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ तो फिर घर में ई वोटिंग के ज़रिए तो आप ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी से वोट दिलवाते रहेंगे ना, जब खातून बूथ पर आती है फिर उसकी मर्ज़ी होती है। ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो हुकूमत चाहती है इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सके, बेशक ये शहबाज शरीफ को ही कहें। और शहबाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, उन्होंने मुज़ाकरात कहाँ करने हैं, वहाँ उनकी बातचीत होती रहती है। तो ये शेख रशीद साहब जो हैं ये ऐसे कहते रहेंगे। और मैंने शेख रशीद साहब को ऐसे ही देखा है, मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में एक दफ़ा उनके आगे बहुत तकरीरें किया करते थे और माहौल गरमाते थे। फिर मैंने शेख रशीद साहब को जनाब मुशर्रफ के ज़माने में देखा, फिर जनाब मुशर्रफ के करते थे, फिर जमाली साहब आ गए, शौकत अजीज़ आ गए, शेख रशीद का सितारा चमकता रहा। फिर वो नवाज शरीफ साहब आ गए तो उन्होंने पूछा नहीं है, तो अब भी फिर इनका सितारा चमक रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कम अज़ कम ई वोटिंग पर कोई मुज़ाकरात हो सकें, शायद ये नहीं करेगी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, नून लीग की क्या सिचुएशन है इंटरनली, क्या कोई कहीं पे कशीदगी मौजूद है? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसी सेट पर बैठे हुए हम कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर करंट अफेयर ने ये कहा था कि उन्होंने किसी नून लीग के आदमी से बात की, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में शहबाज शरीफ नहीं गए कैंपेन चलाने, तो उन्होंने कहा कि हमारा सरकारी मौक़िफ़ तो ये है कि वो बीमार हैं, लेकिन जो है गैर सरकारी मौक़िफ़ ये है कि अब उनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है।
पार्टी में हैसियत सिर्फ मरीम नवाज़ की है। वो अब अपोजिशन लीडर हैं, हो सकता है कुछ सेहत का कभी बहाना करके या वैसे उनकी सेहत खुद ही ख़राब हो जाए तो कुछ अपना शाहिद खाकान अब्बासी या इन जैसे किसी और बंदे को वो बना दें लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वो अब मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब वाली बात बन नहीं रही पार्टी में। और मरीम नवाज़ जो है वो फैसले वो करनी है। मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया और मरीम नवाज़ साहबा का जो बयानिया है वो शहबाज शरीफ वगैरह पर भारी हो गया। अच्छा, वो बयानिया भारी हो गया। ये जो वो बात कर रहे हैं कि हमें तलखियां बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो नून के अलावा कोई और रास्ता निकाल रहे हैं या फिर शेख रशीद की बात दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल ना शेख रशीद की बात दुरुस्त है ना वो अलहदा होना चाहते हैं। वो ओवरऑल ये बात करना चाहते हैं कि भाई मियाँ नवाज शरीफ से भी बात की जाए, सबसे बात की जाए और सब मिलकर बैठें और पिछली तलखियाँ बुला के सब आगे साथ चलें। वो अकेले तौर पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पंजाब में जो वोट है वो नवाज शरीफ का वोट है। ये शहबाज साहब को भी पता, अगर मुझे पता है तो फिर शहबाज साहब को भी पता है ना। तो लिहाजा उन्होंने एक बात की है कि सबको मिल के आगे चलना चाहिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करें एक करप्शन केस पॉली क्लिनिक के हवाले से, और आपने ये जिक्र किया था पहले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी जिक्र करते रहे। अभी ये ख़बर सामने आई है कि एक डॉक्टर खातून है, असिस्टेंट डायरेक्टर आप बता रहे थे, उन्होंने पॉली क्लिनिक के साबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथों करप्शन के कागजात आपको भिजवाए हैं, तो थोड़ा सा वो शेयर कर दें उसमें। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस खातून ने, जो खातून अपना वहाँ पर इस वक्त मौजूद है पॉली क्लिनिक में, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के काम कर रही है और बहुत सारे अहम चीज़ों की इंचार्ज भी है। हमने इनके बारे में एक स्टोरी चलाई थी, तो इसके बाद इन्होंने मुसलसल हमें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स भेजने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने मतलब गुज़िश्ता रोज़ भी भेजे और उस आदमी के हाथ भेजे जो पहले पॉली क्लिनिक में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहा है, आजकल रिटायर हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि जी 3.25 अरब के करीब पॉली क्लिनिक का बजट है और 3.25 अरब रुपए किस तरह करप्शन की नज़र हो रहे हैं, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हम आने वाले दिनों में आवाम को दिखाएंगे और उस डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन आदमी जो है क्या क्या मतलब हिस्सा वसूल कर रहा है, वो एक तो ये होगा। दूसरा, आने वाले दिनों में हम और बहुत सारी चीज़ें भी सामने लेके आएंगे। अच्छा, एक पॉली क्लिनिक का और उन्होंने ये बताया कि पॉली क्लिनिक में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है। अच्छा, वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर डॉक्टर फारूक अख्तर को लगाकर और उनको डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज दे दिया गया है। ठीक है। और उन्होंने कितने ट्रांसफ़र किए हैं, कितने तबादले किए हैं डॉक्टर फारूक अख्तर साहब ने, उन तबादलों की वजह क्या थी, और को 500 के करीब तबादले हैं जी। वो खातून ने वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए हैं सारे, वो भिजवा दिए हैं, अपना ट्रांसफ़र लेटर भी भिजवा दिए। और एक ट्रांसफ़र लेटर में तो एक नहीं कई में ये लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर फारूक अख्तर को करनी है। ठीक है। और एक आदमी जिसके ट्रांसफ़र लेटर पर ये लिखा हुआ है, तहजीब बाजवा उसका नाम है, वो अदवायात चोरी करते पकड़ा गया है और उसकी सरपरस्ती फारूक अख्तर साहब के ज़रिए है। वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके लेटर मौजूद हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर इसी खातून ने एक डॉक्यूमेंट्स और भेजा है कि जो हस्पताल में अदवायात की ख़रीदारी है और उस ख़रीदारी की कमेटी जो है, उन्होंने ये कहा है कि आप मतलब ये कह दें कि पॉली क्लिनिक में जो अदवायात आ रही हैं, जो 5 साल पहले आ रही थी उनका मैयार भी चेक करा लें, जो आज अब आती हैं पिछले 2-3 साल से आ रही हैं उनका भी जो है ना वो आप करा लें, मैयार चेक करा लें कि वो दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं और किस मैयार की आ रही हैं। ठीक है जी। अब जो हस्पताल में पॉली क्लिनिक में ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये आधे मैंने पढ़े हैं, आप यकीन करें कि आदमी का सर चकरा जाता है कि इतनी करप्शन हो रही है पॉली क्लिनिक में। और ये पॉली क्लिनिक 3.25 अरब सालाना बजट आता है। अच्छा, 3.25 अरब। फिर इसी खातून ने, जिसको खुद मतलब इसका ताल्लुक भी उसी मामलात से है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये आप ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये कंपनी हैं, इन कंपनियों की अदायगी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? और मतलब इन्होंने बजट लैप्स कर गया है। अच्छा, बजट लैप्स कर गया है और कंपनियों की अदायगी नहीं की गई और क्वालिटी भी सही नहीं है। क्वालिटी भी सही नहीं है। ठीक है। ये एक छोटी छोटी सी बात है। फिर वहाँ एक अपना नैब कासद है जिनका कलसूम परवीन साहबा ने बड़ा जिक्र किया, सेनेट में बड़ा जिक्र किया, वो बेचारी मर गई लेकिन उसको नहीं हटाया, वो है अफसर खान। अच्छा, वो वहाँ पर जो उस हॉस्पिटल का मतलब एक समझ लें कि बेताज बादशाह है,
सर जिसका नाम ही अफसर खान है तो हाँ जी, ठीक है। और वो एक किचन में बैठ जाता है, वहाँ स्टोर वालों को भी बुलाता है, वो सबको बुलाता है, फिर वो मामलात करता है, मामलात करके फिर एक खातून डॉक्टर के जरिए वो सारे आगे जो है फ्रंटमैन का रोल प्ले कर रहा है। हम इसके बारे में बताएंगे और फिर हम ये भी बताएंगे अगले प्रोग्राम में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करप्शन खत्म करना चाहते हैं, और मुझे हैरत है यार, डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम चला के हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं हाथ डाल रहे? ये एक सवाल है, इस पे हम आइंदा प्रोग्राम्स में भी जिक्र करते रहेंगे। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।